गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना निखिल श्रीवास्तव सर NSL। हर कोई मुझे बहुत अच्छे से जान गया होगा अब तक। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, आइए चलिए उसको नोट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस की। जैसे कि आपको पता है कि 2 स्ट्रेट लाइन, उनके पीछे एंगल की बात करनी। फोटो मैंने जनरेट कर रखी है। एक लाइन L1 दे रखी है, स्लोप θ1 है, एंगल θ1 है, स्लोप m1 रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लाइन L2 है, स्लोप θ2 है, एंगल m2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिख रहा है आपको कि θ1 θ2 और अल्फा में रिलेशन क्या आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। उसी में tan लगा देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू। मस्ट रिमेंबर, यूजफुल फॉर्मूले, यूजफुल रिजल्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर हमसे बोला 2 लाइनें परपेंडिकुलर है, सब आपको पता है, सामने लिखा हुआ है। अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर, L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स m1 and 2 -1 होगा। यहां से आ जाएगा, आपको दिख रहा है। उसी के करस्पॉन्डिंग अगर मेरे पास एक L1 की इक्वेशन दे रखी है ax + by + c = 0 और मुझे उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम x और y की कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे, उनके बीच के साइन को बदल देंगे और कांस्टेंट रिप्लेस करा देंगे। जो भी कंडीशन दे रखी है उससे ये कांस्टेंट हमारा निकल आएगा। सेम कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइंस, कि अगर 2 लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, L1 पैरेलल टू L2, तो हम बोलेंगे दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2। पहले की इक्वेशन दे रखी है तो दूसरी की इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट को हम चेंज कर लेंगे। अगर m1 m2 1 के बराबर होता है, ये कंडीशन ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर m1 m2 1 के बराबर होता है तो हम बोलते हैं लाइंस आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद द x एक्सिस। मतलब θ1 और θ2 में क्या रिश्ता है, तो θ1 + θ2 = π/2। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सब कुछ पता है, इसलिए बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। किसी लाइन पे किसी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता है d = xy को रिप्लेस कर दो लाइन की इक्वेशन में, अपॉन डिवाइड कर दो √ x और y के कोफिशिएंट के होल स्क्वायर से, तो ax1 + b1 + c अपॉन √ a² + b²। याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम का रिजल्ट है, मैनिपुलेशन में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। 2 लाइंस अगर पैरेलल दे रखी है तो उनके बीच के डिस्टेंस की बात करें। सामने मैंने फोटो बना रखी है, ax + by + c1, ax + by + c2। तो जो डिस्टेंस आता है इनके बीच का वो आता है c1 - c2 अपॉन √ a² + b²। करेक्ट है। मैनिपुलेशन की अगर बात करें तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस x1 y1 को यहाँ पर रिप्लेस करके लाइन खींच दूंगा तो ये ax1 + by1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, c2 से रिप्लेस हो जाएगा। वही फंडा मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। एक ये रिजल्ट है कि अगर एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके साइड्स के बीच का एंगल हमें पता है थीटा और हाइट्स पता है पैरेललोग्राम की p1 p2, यानी साइड के बीच का डिस्टेंस पता है, तो हम बोल सकते हैं जो एरिया होता है p1 p2 cos थीटा। पहली चीज p1 p2 cos थीटा। दूसरा रिजल्ट होता है कि अगर हमें चारों लाइंस की इक्वेशन पता है, ऑब्वियसली बात है पैरेललोग्राम में तो स्लोप सेम होंगे, तो m1 m1 m2 m2, खाली फर्क किसमें होगा, कांस्टेंट में, c1 c2 एज वेल एज d1 d2। तो जो यहाँ पे सब p1 p2 cos थीटा सब आप यूज करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आता है। याद रखिए कई बार यूज हो जाता है c1 - c2 * d1 - d2 अपॉन m1 - m2 का मॉडुलस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। यानी कि 2 पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो सेम साइड पे लाइन के अपोजिट साइड की लाइन पे कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाता है, आइए उसको देखते हैं। तो भाई मुझे एक लाइन दे रखी थी ax + by + c, एक पॉइंट p लिया x1, एक पॉइंट q लिया x2 y2 और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, जिसने लाइन को कट किया किसी पॉइंट m पे। अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे m के कोऑर्डिनेट दो, तो क्या आप p और q पे m के कोऑर्डिनेट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आपको क्या मिल जाए, आपको इनके बीच का रेशियो मिल जाए या किस प्रोपोर्शन में ये काट रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो मैंने मान लिया ये 1:λ का रेशियो था। क्या मान लिया, 1:λ का रेशियो था। क्या 1:λ का रेशियो मानने से आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। क्या m को इसके साथ सेटिस्फाई कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। क्या वहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। तो वो लैम्डा की वैल्यू मैंने लिख रखी है। क्या है लैम्डा? माइनस टाइम्स ऑफ ax2 + by2 + c अपॉन ax1 + by1 + c। ax2 + by2 + c का क्या लॉजिक होता है? ax2 + by2 + c का लॉजिक होता है कि अगर मैंने q के कोऑर्डिनेट इस पे रखता, किस पे रखता? इस पे, तो जो एक्सप्रेशन बनती है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द इक्वेशन, आई एम टेलिंग अबाउट एक्सप्रेशन।
तो जो एक्सप्रेशन बनती वो यही बनती, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखने के लिए पढ़ते हैं एल ऑफ क्यू, ऐसे नीचे वाले को पढ़ते हैं एल ऑफ पी, पी की कोऑर्डिनेट रखते तो ये बनता, तो एल ऑफ क्यू अपॉन एल ऑफ पी विद अ माइनस साइन। अब आइए, अगर जो फोटो लिए रखी है मैंने, ये फोटो सही फोटो है तो लैम्डा का पॉजिटिव होना मस्ट है, तभी ये इंटरनल डिवीजन करेगा। तो लैम्डा अगर पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एल ऑफ क्यू और एल ऑफ पी अपोजिट साइन के होने चाहिए, और अगर अपोजिट साइन के होंगे दोनों कहां लाई करेंगे, अपोजिट साइड पे लाई करेंगे। एल ऑफ पी इंटू एल ऑफ क्यू अगर लेस देन 0 है तो पी और क्यू लाइन की कैसे है, अपोजिट साइन है, सेम इसका उल्टा। अगर एल ऑफ क्यू एंड एल ऑफ पी ग्रेटर देन 0 है तो पी और क्यू क्या होंगे, पी एंड क्यू लाइन के सेम साइड पे होंगे। कंफर्टेबल? तो ये छोटा सा रिजल्ट है, ध्यान रखना, यूज करते भी क्वेश्चंस में। अगर मान लो एक अकेला तन्हा पॉइंट दिया गया है और मुझसे पूछ रहा है उसकी पोजीशन बताओ, तो तन्हा पॉइंट की पोजीशन किसी लाइन के अबाउट निकालने के लिए हमेशा दूसरा एक तन्हा पॉइंट हमेशा मिलता है, और वो दूसरा तन्हा पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। तो ओरिजिन पे हम देख करके और पी को देख करके पी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन को आप जब 2D में ड्रॉ करते हो तो ओरिजिन तो फिक्स होता है, उसकी पोजीशन तो हमेशा आपको दिखती है। दर्द क्या है, पी की, कि पी लाइन के ऊपर था कि पी लाइन के नीचे था। जैसे मैंने एक फोटो ले रखी है, तो अगर एल ऑफ पी निगेटिव था, एल ऑफ ओ पॉजिटिव था, तो एल ऑफ पी का निगेटिव होना मस्ट है। तो क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइड पे बैठे हुए। क्लियर? फिर बात आती है कंकरेंसी और 3 लाइन। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, 3 लाइनें दे रखी है L1 L2 L3, और अगर वो तीनों कंकरेंट है, एक पॉइंट से पास करती हैं, तो हम बोलेंगे उनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। ट्रायंगल के एरिया की कंडीशन लगा दी, डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट मतलब कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो जो पढ़ाई करी गई, जितनी थ्योरी कवर करी अपन ने, आगे बढ़ रहे हैं उस पे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जेईई मेंस की क्वेश्चन में उठा रहा हूं डायरेक्टली। If the line 3x plus 4y minus 24 equals to 0 intersect the x-axis at A and y-axis at B, find the incenter of triangle AOB. Okay. तो भाई ये जो incenter विनसेंटर होता है ना, बड़ी जल्दी इनके क्वेश्चंस होते हैं। कैसे होते हैं, आइए आप क्या करो, आप इस लाइन को ड्रॉ कर दो। तो जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो 3 से 8 गिरेगा, 4 से 6 गिरेगा, मतलब y पे 6 और x पे 8, मतलब लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। करेक्ट है। इसी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8,0, इसी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,6। इसको मैंने b लिख दिया, इसको मैंने a लिख दिया, और इसी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,6। अब भाई जो सर्किल होगा, इन सर्किल को कुछ ऐसा बन रहा होगा। करेक्ट है, मान लो बन रहा था। इसका जो इन सेंटर होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। शानदार बात। तो इस सर्किल का इन सेंटर आ जाएगा r, किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में। अगर फर्स्ट में होगा तो r का क्या होना मस्ट है, पॉजिटिव। करेक्ट है, ऑप्शन दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे। अब आपको पता है कि इसके सेंटर से इससे परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा, तो मैंने ये CP लिख दिया, तो मॉड CP इक्वल्स टू R लगा दिया। इसको हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कॉट, इन शॉर्ट कॉट। करेक्ट है। इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई लाइन किसी सर्किल को टच कर रही होती है तो उसके सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होता है। तो सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर ऑन द लाइन दिस थिंग, तो आई गेट द वैल्यू 3r प्लस 4r माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5 का मॉड इक्वल्स टू r। क्लियर है। यहां से अब r की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 7r माइनस का 24, दो केसेस बनाते हैं अपन, एक तो बनेगा 5r और एक बनेगा माइनस का 5r। शानदार बात। तो 2r इज इक्वल्स टू 24, तो r इज इक्वल्स टू 12 आएगा यहां से, और यहां से जाएंगे तो 7 5 12, r इज इक्वल्स टू 24, तो r इज इक्वल्स टू 2 आएगा। करेक्ट है। तो यहां से जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे दैट विल बी कम आउट टू बी हाउ मच, 12,12, और ये क्या आएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट थे हाउ मच, 2,2। मेरे प्यारे बच्चों, छोटी सी चीजें ध्यान रखना, 12,12 जब आप लोगे, 12,12 जब आप लोगे तो यहाँ पे बैठा होगा। कहां पे बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा। करेक्ट है, क्योंकि जैसे ये किस साइड से परपेंडिकुलर देता है वैसे ही सेम किस साइड से परपेंडिकुलर देगा, यू। इसलिए कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट होगा, 12,12 रिजेक्ट होगा। कौन सा एक्सेप्ट होगा, 2,2 एक्सेप्ट होगा। तो क्या पूछा था उसने, फाइंड द इनसेंटर। तो इनसेंटर की कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2,2। ये समझा, एक इस साइड आएगा और बेटा दूसरा उस साइड जाएगा। हमें उस साइड वाला रिजेक्ट करना, क्योंकि ट्रायंगल तो उसने नाम दे रखा कौन सा, AOB। तो AOO और B। शानदार बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 22. Find the lines parallel to the line this thing at a distance of 3/5 from origin. A very simple question. ठीक है।
बहुत ध्यान से देखना, एक लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है, करेक्ट है। तो जैसे अपन ने भी रूल पढ़ा एक लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन का, तो क्या रूल होता है, तो 4x माइनस 3y प्लस 2 की जगह पे प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 मैंने कर दिया। ये लाइन की इक्वेशन आ गई पैरेलल टू दिस लाइन। कितने डिस्टेंस पे है, 3/5, कहां से, ओरिजिन से। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन लैम्डा अपॉन 5 का मॉड शुड बी इक्वल्स टू 3/5, तो लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो लाइन की दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो लाइन की इक्वेशन होगी 4x, या तो लाइन की इक्वेशन होगी 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, या फिर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यू हैव द टू चॉइसेस। क्वेश्चन में शायद ये दिया हुआ था, जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन में शायद बेटा ये दिया गया था कि उसने कुछ कोऑर्डिनेट दिए थे और उससे पूछा था कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन की कंडीशन पे। तो आपने लाइन की इक्वेशन निकाल करके चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो बेटा जब भी ऑप्शन चेकिंग वाला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत फोकस करना, बहुत स्पीड से। कई बार होता है सीधे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, मैच करा लेते हैं और आंसर हमारा दिख जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। A point on the line 3x plus 5y equals to 15 which is the equidistant from the coordinate axis lies in which quadrant। भाई इस क्वेश्चन में क्या था ना, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया था ना, उसने क्वाड्रेंट के सिर्फ नाम दिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड फोर्थ एंड सो ऑन। तो इसका तरीका क्या था, देखो बेटा, इसके लिए आप क्या करना, आप इस लाइन को ड्रॉ कर देना। तो जैसे आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये लाइन गिरेगी x पे 5 और y पे 3, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, क्लियर है। और उसने बोला इस लाइन पे पॉइंट बताओ जो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो भी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्विडिस्टेंस होते हैं वो सिर्फ दो लाइनों पे लाई करते हैं बेटा, एक होती है y इक्वल्स टू x, दूसरी होती है y इक्वल्स टू -x। तो व्हाट यू डू, आप y इक्वल्स टू x लाइन एक तो ड्रॉ कर दो, करेक्ट है, y इक्वल्स टू x, और एक लाइन आप ड्रॉ कर दो y इक्वल्स टू -x, y इक्वल्स टू -x। आपको दिख जाएगा इन दोनों सिचुएशन से कि एक पॉइंट तो यहां बैठा है और एक पॉइंट यहां बैठा हुआ है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा कौन कौन से क्वाड्रेंट से आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये तरीका, इन सब चीजों पे फोकस करना, प्योर ज्योमेट्री एप्लीकेशन। आपको बहुत ध्यान से एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त इस चीज पे जरूर फोकस करें, क्या कि आपने जो किया है वो किस लेवल पे किया है, क्योंकि कई क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, if a point a comma a square lies between the lines L1 and L2 find the range of A। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेंज की बात कर रहे हैं, 24 क्वेश्चन है। ठीक है, दो लाइनें दे रखी हैं, एक लाइन x plus y equals to 2, दूसरी है x plus y equals to 3/4। तो एक लाइन आ गई L2 और एक लाइन आ गई L1, ठीक है, और एक पॉइंट है P जो इसके बीच में बैठा हुआ है। तो हमें दिख रहा है ओरिजिन से अगर हम पोजीशन चेक करेंगे कि इसके बीच में बैठा हुआ है, तो L2O और L2P और L1O और L1P। तो जरा देखिए L2 के रिस्पेक्ट में और कोई कैसे साइड पे है, अपोजिट साइड पे, तो ये दोनों तो अपोजिट थे, और L1 के रिस्पेक्ट में O और P क्या है, सेम साइड पे है, तो सेम साइड पे है। तो अगर ये सेम साइड, ये अपोजिट साइड पे तो अपोजिट साइन लेंगे, सेम साइड पे तो सेम साइन लेंगे। तो हम सबसे पहले L2O चेक कर रहे हैं, L2O आएगा लेस देन 0, तो L2O अगर लेस देन 0 तो L2P क्या होगा, ग्रेटर देन 0। L1O है लेस देन 0 तो L1P भी क्या होगा, लेस देन 0। यहां से और यहां से दो इनइक्वालिटी मिल जाएंगी आपको। ये समझ में क्या किया मैंने, भाई हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, लाइन के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन चेक करनी थी, तो लाइन के रिस्पेक्ट में मैंने O और P को चेक किया, L1 के रिस्पेक्ट में मैंने O और P को चेक किया, O का साइन चेक किया, P का साइन चेक किया। L1O कैसे निगेटिव, L2O कैसे निगेटिव है, 0 0 रख दिया, तो 0 0 रख दिया इस एक्सप्रेशन में, यहां से यहां तक खाली, तो -3 बचा, और -3 लेस देन 0 है, क्लियर है। ये बचेगा -3 which is equals to -3 which is less than 0। ऐसे यहां देखो तो ये बचेगा -2 which is again less than 0। L2P का मतलब है P की कोऑर्डिनेट रख दो, 4a plus 4a square -3 greater than 0। L1P का मतलब है P की कोऑर्डिनेट रख दो, तो a plus a square -2 less than 0।
दो इनइक्वालिटी दे रखी है, दोनों को सॉल्व कर लेना और 1 और 2 से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आप कर लोगे ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं सीधे आंसर बता देता हूँ आपको। तो फ्रॉम 1 and 2 you have to solve these two inequalities, you'll get your answer and your answer is A belongs to -2 से -3/2 union half से 1। करेक्ट है। ये तो हो गया देसी मेथड। एक होता है विदेशी मेथड, इंटरनेशनल मेथड। यू नो वी पीपल आर इंटरनेशनल, वी वर्क अकॉर्डिंगली। इसका एक मेथड क्या होता है वो समझना, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। करना आपको, मैं हिंट दे रहा हूँ बस खाली, भाई टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको सारे मेथड दे पाऊंगा, बट हाँ आपको हिंट जरूर दे दूंगा हर एक क्वेश्चन की। करेक्ट है, जिसमें भी जो भी अच्छी अप्रोच होती है, मुझे जो ज्योमेट्रिकली अच्छी लगती है। आप जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा PA, एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट है जो एक कर्व पे बैठा हुआ है। वो कर्व कौन सा है? PA लाइज ऑन y is equals to x square। कौन सा कर्व? y is equals to x square। तब आप क्या करो, आप दोनों लाइनें ड्रॉ कर दो और y is equals to x square ड्रॉ कर दो। तो जैसे ही y is equals to x square ड्रॉ करोगे आपको ये फोटो मिल जाएगी। इस फोटो के करस्पॉन्डिंग जब भी पॉइंट P इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, हमेशा लाइंस के बीच में होगा। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। जो हमारा A होगा वो यहां से यहां तक लाई कर रहा होगा। फिर आंसर चेक कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा -2 से -3/2 एंड हाफ से 1। कंफर्टेबल? तो ये एक और अप्रोच होती है, ग्राफिकली अप्रोच करना। आईटी में इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में, तो जब आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट आर्टिकल? फैमिली ऑफ लाइन, शॉर्ट में बोलते हैं F1। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली चीज तो ये स्ट्राइक नहीं करता है पेपर में किस तरीके से करना है, ये में स्ट्राइक ही नहीं करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत फोकस करना है इसकी स्ट्राइकिंग पे। क्या फंडा है आइए उसको देखते हैं। टाइप 1 क्या कहता है इसके अंदर कि दो लाइनें अगर दे रखी हैं आपको L1 और L2, तो उन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली दुनिया भर की लाइनें होंगी। मतलब मेरा आपसे एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न। क्या प्रश्न ये है कि क्या कोई एक लाइन कितने पॉइंट से पास कर सकती है? एक लाइन को डिफाइन करने के लिए मैं एक लाइन पास तो इनफाइनाइट पॉइंट से करती है, लेकिन अगर वो ही यूनिक लाइन होगी तो उसको कम से कम 2 पॉइंट पे डिफाइन होना, 2 पॉइंट से पास करना मस्ट होगा। यहाँ पे बात हो रही कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें पास कर सकती हैं। उन सारी इनफाइनाइट लाइनों को क्लब करके एक फैमिली बनती है, उस फैमिली को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। कैसे इंटरप्रेटेड होता है उसको समझते हैं। तो अगर आपके पास एक L1 दे रखा और एक L2 दे रखा और आपसे कह रहा है कि लाइंस की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास करती हैं, तो उसकी इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। लैम्डा मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा के डिफरेंट लाइंस आप बनाएंगी। क्लियर है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली दुनिया भर की लाइनें हो सकती थी, उनकी इक्वेशन ये होगी। चलिए इसका टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 कहता है कि अगर हम किसी वेरिएबल लाइन को इस फॉर्मेट में सजा लेते हैं, किस फॉर्मेट में? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में सजा लेते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल लाइन को इस फॉर्मेट में सजा लेते हैं तो हम हमेशा कमेंट कर सकते हैं कि वो लाइन जो होगी वो हमेशा पास करेगी एक फिक्स पॉइंट से। वो फिक्स पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? तो फिक्स पॉइंट होगा L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? इसके भी यहाँ पे अपने पास एक छोटा सा आर्टिकल है, ध्यान रखना है। कभी भी किसी पैरेललोग्राम की जिसकी चारों साइड से हमें पता है डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी होगी तो बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका मैंने डायरेक्ट लिख रखा है कि आप क्या करो, अगर आपको AC वाला डायगोनल चाहिए तो AC वाले डायगोनल के नीचे दोनों लाइनों का प्रोडक्ट करो, ऊपर की दोनों लाइनों का प्रोडक्ट करो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके डायगोनल की इक्वेशन डराइव हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर? इसका प्रूफ देने का ठीक है, मैंने एक ट्रिक टाइप की दे रखी है, आप इसको इंटरप्रेट कर लेना, सिंप्लीफाई करके ऑब्जर्व कर लेना, आता है। ठीक है, अब बात आती है कि आइए फैमिली ऑफ लाइन के अंदर अपन 2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दोनों टाइप पे मैंने एक ही क्वेश्चन ले लिया। आपको पता है टाइम की शॉर्टेज है तो बहुत इलस्ट्रेशन तो अपन नहीं ले पाएंगे, बट फिर भी जितनी कोशिश हो रही उतने इलस्ट्रेशन अपन ले रहे हैं। तो बात शुरू होती है फाइंड द लाइन पासेस थ्रू 2, -3 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 8। उसने बोला है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है।
तो अगर मैं 25 के सोल्यूशन की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना क्या करा जा रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन निकालो। तो उस लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी, लाइन की इक्वेशन यूजिंग FOL। तो पहली वाली लाइन प्लस लैम्डा टाइम दूसरी वाली लाइन, कैसे लिखते हैं उसको? तो अपन लिखेंगे पहली वाली लाइन मतलब x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरी वाली लाइन। दूसरी लाइन का मतलब हो गया 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब बात आता है कि लैम्डा कहां से आएगा? तो ये जो लाइन है, ये लाइन एक पॉइंट से और पास करी है, वो कौन सा पॉइंट है? 2, -3। तो दिस लाइन आल्सो पासेस ऑन द पॉइंट 2, -3। तो 2, -3 को उसको सेटिस्फाई करो तो 2 प्लस -3 प्लस 4 मतलब अल्टीमेटली आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सॉरी 3 6 6 3 9 9 में से 8 गया -1 शुड बी इक्वल्स टू 3 दूनी 6 6 3 9 में से 8 गया +1। तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया -3। अब लैम्डा -3 आ गया, लैम्डा को पुट कर दो, लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो -3 -9 +1 तो माइनस का 8x करेक्ट है, माइनस का 3 तो प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 4y माइनस का 3 प्लस का 8 प्लस का 24 प्लस का 4 28 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास -8x + 4y + 28 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर लेना, तो यू विल गेट द इक्वेशन। 4 से इनफैक्ट डिवाइड हो जाएगी, करेक्ट है। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको इंटरप्रेट कर लिया। आइए फैमिली ऑफ लाइन पे बेस्ड एक जेईई मेन से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जेईई मेन से क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? तो जेईई मेन से क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर सेट ऑफ ऑल द लाइंस px + qy + r equals to 0 such that 3p + 2q + 4r equals to 0. Find the point of concurrency of the line. Again this is an objective question. A ऑप्शन ए दिया हुआ था जो कि करेक्ट था, मैंने सीधे उठा लिया इसको इंस्टेड ऑफ कि मैं सारे ऑप्शन लिख के दिखा था। तो सेट ऑफ ऑल द लाइंस दे रखा है such that this thing equals to 0. Find the, तो देखो ये एक वेरिएबल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेरिएबल लाइन का फॉर्मेट दे रखा है, इसमें आपके पास p q r तीन वेरिएबल चल रहे, नीचे 3p + 2q + 4r equals to 0 है। तो इसको करने का क्या तरीका होता है बेटा, उसको समझना। एक सिंपल सा फंडा दे रहा हूं मैं आपको। आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है ना px + qy + r equals to 0, और आपके पास जो दूसरी कंडीशन दे रखी है उसको भी यही फॉर्मेट दे दो जिसमें कांस्टेंट का कोफिशिएंट सेम बना दो। तो 3p + 3/4 टाइम्स p = 2/4 टाइम्स ऑफ q + r equals to 0। अब ये दोनों अगर सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो हम यहाँ से हमेशा कमेंट कर सकते हैं कि ये जो लाइन है वेरिएबल लाइन है, हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा? तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे और आप इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो व्हाट विल गेट ओवर देयर? x = 3/4 एंड y = हाउ मच? 1/2। तो ये आपका वो फिक्स पॉइंट आ गया जिस फिक्स पॉइंट से लाइन पास करेगी, दैट इज 3/4, 1/2। कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? तो बेटा कुछ नहीं करते इसमें, सिंपल सा फंडा। आप सोच रहे हो सर ने क्या कर दिया, फटाफट आंसर निकाल दिया, ये अप्रोच होती है बेटा। आप क्या करते हैं, इसको एक तरीके से आप ट्रिक की तरह मानो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, फटाफट भी होगा कि आप गिवन लाइन को गिवन रिलेशन के साथ कंपेयर कर देना। आई रिपीट, गिवन लाइन को गिवन रिलेशन के साथ कंपेयर कर देना विद अ कंडीशन। क्या कि जो भी गिवन लाइन में कांस्टेंट टर्म है, जो भी गिवन लाइन में कांस्टेंट टर्म है, उसका जो भी कोफिशिएंट है वो गिवन कंडीशन में कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट होना चाहिए। मतलब ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए थे। जैसे आप देखिए तो लाइन में 8 दिया था, कंडीशन में 4r दिया था, तो मैंने इसको r बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया। कंफर्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस कवर होने के बाद अब अपन फैमिली ऑफ लाइन में एक आर्टिकल ले रहे हैं जिसको यूजुअली मैं बोलता हूं ऑप्टिक्स प्रॉब्लम। ये फिजिक्स वाली ऑप्टिक्स प्रॉब्लम्स नहीं है कि अपने फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स पढ़ा था मैं वो यहाँ दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ। ना बाबा ना, हम तो गणित के टीचर हैं, तो हम गणित का ही काम करेंगे। तो ऑप्टिक्स प्रॉब्लम्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन की बातें करनी होती है, स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें होती है ऑप्टिक्स में। आइए ये करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमें एक लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट की इमेज उस लाइन के अबाउट निकालनी है या फिर उस पॉइंट से फुट ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है। तो एक तो मैथमेटिकल तरीका होता है कि हम इस पॉइंट को मान लें, इन दो इसके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट निकाले, लाइन पे सेटिस्फाई कराए, एक रिलेशन, इसका स्लोप इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1, दूसरा रिलेशन, दो अननोन सॉल्व हो जाते हैं। एक होता है कि हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला का डेरिवेशन भी वहीं से आता है, बट ठीक है हमने फॉर्मूला डायरेक्टली याद किया है, मैं आपसे बोलूंगा याद करें। तो याद करने का तरीका होता है कि मान लीजिए आपको अल्फा बीटा चाहिए x1 y1 के रिस्पेक्ट में, x1 y1 की इमेज है अल्फा बीटा विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ax + by + c। तो क्या फॉर्मूला होता है,
x1 माइनस अल्फा बाई ए, y1 माइनस बीटा बाई बी इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लाइन तो परपेंडिकुलर का जैसा फॉर्मूला है, ये नहीं बोलूंगा वही फॉर्मूला है, जैसा फॉर्मूला, बस नीचे रूट नहीं आता है, बाहर -2 बैठाते जब हमें रिफ्लेक्शन पॉइंट चाहिए। और अगर मैं फुट ऑफ एल्टीट्यूड चाहिए तो सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 माइनस h के चाहिए के बाद, तो x1 माइनस h अपॉन a, y1 माइनस k अपॉन b इज इक्वल टू माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंफर्टेबल, क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कई बार हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन में जरूरत नहीं पड़ती कि हम आगे बढ़े। फिर बात आती है किस तरीके से रिफ्लेक्शन को और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इन ए ट्रायंगल। तो अगर ट्रायंगल के हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस पता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशंस पता है, लेट अस अज्यूम मुझे L1 पता है, लेट अस अज्यूम मुझे L2 पता है, तो मुझे L1 पता है और मुझे L2 पता है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर वर्टेक्स की इमेज निकालोगे हो तो दूसरे वर्टेक्स पर लाई करेंगे, मतलब एक की इमेज B होगी और एक की इमेज C होगी विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L2 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L1 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो L1 के रिस्पेक्ट में एक इमेज B आएगी और L2 के रिस्पेक्ट में एक इमेज C आएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एल्टीट्यूड इक्वेशन पता होती है, वर्टेक्स पता होता है, इमेज का फॉर्मूला लगा करके दोनों बेस के कोऑर्डिनेट निकाल के लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर हमें इसी तरीके से कुछ और दिया हो ट्रायंगल के अंदर, कुछ और निकालना हो, जैसे वर्टेक्स ए दे रखो और एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन दे रखी है, लेट अस अज्यूम बी की भी दे रखी है, सी की भी दे रखी है, मैंने बी की फोटो बनाई है सिर्फ साफ सुथरा दिखने के लिए। तो बी अगर एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है तो इसके अबाउट, इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट आई विल कंसीडर दिस अगेन एज L1, तो इस L1 के अबाउट जो ए की इमेज होगी वो ए डैश होगी और वो हमेशा करस्पॉन्डिंग बेस पे लाई करेगी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा बाइसेक्टर ले लेता है यहाँ से सी से पास करने वाला जो बाइसेक्टर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये इमेज आएगी यहाँ लाई करेगी ए डबल डैश। करेक्ट है? अगर मैं इसको मिरर की तरह ट्रीट कराऊंगा तो बेटा जब मुझे ए मिल जाएगा, ए डैश मिल जाएगा, ए डबल डैश मिल जाएगा, तो अपने आप बी सी की इक्वेशन आ गई, बी आ गया, सी आ गया, जो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? फिर एक पॉइंट आता है कि किसी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर की इमेज विद रिस्पेक्ट टू द साइड करस्पॉन्डिंग सर्कम सर्कल पे लाई करती है। ये उसकी फोटो, कि किसी ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर एच की इमेज बेस बीसी के अबाउट यहाँ पे होगी, बेस एसी के अबाउट यहाँ पे कहीं होगी और बेस एबी के अबाउट यहाँ पे कहीं पे होगी। तो जो ये ट्रायंगल था एबीसी, इसका जो ये सर्कम सर्कल है, तो जो ऑर्थो सेंटर की इमेज है वो हमेशा सर्कम सर्कल पे लाई करती है, विच इज एच डैश। कंफर्टेबल? क्लियर? याद रहेगा? आप याद ही रखो चीजों को, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ क्यों आ रहा है। आप चाहो तो इसमें प्योर ज्योमेट्री लगा सकते हो, जैसे आप देखना चाहते हो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको इससे ज्वाइन कर दो, खचाक। जब आपने इसको इससे ज्वाइन किया, ये 90 ये 90, करेक्ट है, ये इसकी इमेज है, हमको इसको यही प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है। ठीक है? ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये साइड हो गई, और जितना एंगल ये होगा इसके करस्पॉन्डिंग उतना एंगल ये होगा, उतना एंगल ये होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग उतना एंगल इसके करस्पॉन्डिंग ये बनेगा और ये बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा और ये एंगल जितना होगा उतना ये, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये लेंथ बराबर आ जाएगी। कंफर्टेबल? फिर आते हैं मेजर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, मिरर सब इक्वल एंगल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है? तो एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, एक नॉर्मल और एक मिरर है। कई बार ऐसा होता है कि दो दी जाती है, दो पूछी जाती हैं। कौन सी दो दी गई है, कौन सी दो पूछी गई है, सब डिपेंड करता है। मैं आपको कुछ मेथड बता रहा हूँ। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि इंसिडेंट रे दी होती है, मिरर दी होती है, रिफ्लेक्टेड रे मांग रहा होता है। तो अगर इंसिडेंट रे गिवन और मिरर गिवन और हमसे रिफ्लेक्टेड रे मांग रहा है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे में एक वेरिएबल पॉइंट कोई भी ले लेना जो तुम्हार मर्जी, उसका रिफ्लेक्शन निकाल देना मिरर के अबाउट, तो ये डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा। तो आप यहाँ से फैमिली ऑफ एन की इक्वेशन लिख करके इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देना। सेम फंडा यहाँ पे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, एज वेल एज ये दोनों एंगल बराबर होंगे, एज वेल एज ये दोनों लेंथ बराबर होंगे। तो इस तरीके से अपने पास वेराइटीज ऑफ मेथड्स आ जाते हैं जिससे हम इक्वेशन का यूज करके और इन सब में फैमिली ऑफ एन का एप्लीकेशन करना कैसे करा जाता है, आइए क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है? तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम कवर करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो अपन ने अभी थ्योरी पढ़ी ऑप्टिक्स प्रॉब्लम, उसके कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है? तो सबसे पहली बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही शानदार सिंपल सा क्वेश्चन।
फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस थिंग, एक पॉइंट की इमेज निकालनी विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। जैसे कि आपको पता है कि हमें फॉर्मूला पता है, मतलब मैं फोटो बनाना चाहूँ तो फोटो बना देता हूँ। लाइन की इक्वेशन है 2x - 3y + 4 = 0। शानदार बात। पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है -1, 2। शानदार बात। क्या हमको इसकी इमेज चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या लिखेंगे? P डैश। नाम क्या रखेंगे? अल्फा बीटा। क्या नाम रखेंगे? अल्फा एंड बीटा। मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला याद है, कोई पढ़ना नहीं पलटेगा, चीटिंग नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिल्कुल शानदार बात। फॉर्मूला याद है, अप्लाई करते हैं। तो गेट द वैल्यू x + 1 x + अल्फा + 1/2 = बीटा -2 - 3 -2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पॉइंट की बात करें ना कि फुट ऑफ एल्टीट्यूड की। तो -2 टाइम्स ऑफ 2 * -1 - 3 * 2 + का 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। अरे वाह भाई वाह, 13 आ गया। 13 क्या आया? 13। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा + 1/2 = बीटा -2 - 3 = क्या आएगा? ये देखते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या बन रहा है वो देखते हैं। तो -2 - 6 - 8 + 4 -4 - 2 + 8 8/13। बहुत शानदार बात है। यहाँ से अल्फा आ गया कितना? 8 दूनी 16 -13 3/13। बहुत शानदार बात। और बीटा कितना आ गया? बीटा आ गया 8 3 24 माइनस को 24/13 प्लस तो 26 2/13। बहुत ही शानदार बात है। अल्फा आ गया 3/13 और बीटा आ गया 2/13। देखिए क्या हमने 2 मिनट में फॉर्मूला लगाते ही आंसर निकाल दिया। अदरवाइज आप पॉइंट लिखते, रिफ्लेक्शन लगाते या स्लोप का फॉर्मूला यूज करते, जो भी। तो भैया कई चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बार बार फोकस कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखें कि कई चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ये याद रखनी पड़ेंगी क्या, कि हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ फॉर्मूले की जरूरत है, कहाँ डायरेक्ट जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? जेईई मेंस का क्वेश्चन। कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर जी ऑप्टिक्स वाला पढ़ा देते हो, आता जाता तो है नहीं। लो भैया 2013 में आया था, बोलो सर 2013 2020। अरे भाई 10 साल के अंदर की तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कम से कम। 10 साल के अंदर मतलब जो लास्ट 10 ईयर्स हैं उसमें जो आया है वो तो पूरी तरीके से हमें आना चाहिए। हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि इनमें से ये चीज नहीं आएगी या ये चीज जरूर आएगी। तो कृपया इस चीज को ध्यान रखें कि आपको लास्ट 10 ईयर मतलब फ्रॉम द 2011 टिल 2020, मतलब आप 2010 मान लो, 2010 से लेकर के 2020 की जनवरी तक के जितने पेपर हैं वो सब आप सॉल्व करेंगे जेईई मेंस के रिस्पेक्ट में। क्लियर? चलिए तो फाइन आपको क्या चाहिए? रे ऑफ लाइट अलोंग द लाइन दिस थिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड। ओके भाई, तो क्या कहा उसने? आइए उसको देखते हैं। उसने बोला एक लाइट रे थी। क्या थी? लाइट रे थी। बहुत शानदार बात थी। तो एक लाइट रे थी। तो हम पहले उसको ड्रॉ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बात कर रखी है, हम भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करेंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तो भाई लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? y0 रख दो तो x आ जाएगा। x कितना आ गया? √3। कितना आ गया ये? √3, 0। फिर हम x0 कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। कितना आ जाएगा? 0,1। हमारी लाइट कुछ ऐसी दिख जाएगी। करेक्ट है? जाएगी तो खैर आगे भी, पर उसने बोला एक्सिस पे पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। क्लियर? थोड़ा सा फोटो साफ साफ बनाओ जिससे आपको फील आए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को फील से ही करके दे दूंगा। ज्यादा कैलकुलेशन में करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन सिर्फ इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपको ये एंगल दे दूं तो क्या आप मुझे रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन दे दोगे? क्योंकि ये इंसिडेंट रे थी आपकी जो ऐसे आई है और ये रिफ्लेक्टेड रे जो ऐसे गई है। अगर मैं आपको ये एंगल दे दूं तो ये पॉइंट पता है, एंगल पता, लाइन की इक्वेशन लिख दोगे फटाफट? बिल्कुल शानदार तरीके से लिख देंगे सर हम, कोई दिक्कत नहीं हमें होगी। ओके देन, बहुत ही सिंपल सी चीज। एक तरीका। दूसरा तरीका, मैं एंगल निकाल। दूसरा तरीका, मैं इसका रिफ्लेक्शन निकाल लूं। तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? ये कौन सा पॉइंट होगा? 0,-1। तो भाई हम इसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दें तो वही रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन होगी। एक तरीका। ठीक, तो ये दो तरीके, कुछ भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। खैर अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच दिस एंगल, तो ये एक है, ये 1/√3 होता है, 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है,
दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि इसकी इमेज निकाल ली और तीनों को कोलिनियर लगा दिया, तो वहां से लाइन की इक्वेशन लिख दोगे आप, ठीक है। कोई भी तरीका, तो लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो लिखेंगे y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू x माइनस √3। आपको पता है मैंने क्या किया, बिल्कुल सब पता है क्या किया, वेरी गुड, लिख ले। तो यहाँ से आपके लास्ट लाइन की इक्वेशन आ गई √3y इज इक्वल्स टू x माइनस √3। कोई ना कोई एक ऑप्शन डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो फास्ट तरीका क्या है, स्लोप से कर लो, इंस्टेड ऑफ पॉइंट निकालो, रिफ्लेक्शन निकालो। यहाँ पे तो बहुत आसानी से आ गई चीजें, क्यों? क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को किसकी तरह ट्रीट कराया है, मिरर की तरह ट्रीट कराया है। आया समझ में? बहुत शानदार बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 इज अ गुड क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 29 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट ओनली गुड, इनफैक्ट वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो आई पुट द स्टार इन दिस। बहुत अच्छे कंसेप्ट कोई कवर कर लेगा, इस चीज को आप ध्यान रखना, क्या कवर करता है, कैसे कवर करता है, ये सब देखते हैं। तो भाई उसने बात करी क्वेश्चन नंबर 29 में कि सर जी एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट लाइन पे मूव कर रहा है, उसकी कोऑर्डिनेट बताओ जब ये कंडीशन हो। तो ठीक है भाई, पहला केस कवर करना था हमें, तो पहले केस पे हम चले गए, ठीक है। तो लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू x, तो आई ड्रॉ द लाइन y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x, ठीक है। a पॉइंट क्या है 3,4 यहां कहीं होगा, ठीक है, a ले लिया। b पॉइंट क्या है 7,13, तो b यहां कहीं होगा, b ले लिया। कोऑर्डिनेट लिखेंगे नहीं, जरूरत नहीं है इसलिए। तो ये हमारा b पॉइंट आ गया, ये हमारा a पॉइंट आ गया, ये हमारी लाइन आ गई। अब उसने बोला है PA प्लस PB मिनिमम। तो भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, आइए उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर कि आपके पास ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से और हमेशा छोटा होगा इनके डिफरेंस से, ठीक है। सिंपल सा फंडा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। तो उसने बोला PA प्लस PB मिनिमम हो, तो PA प्लस PB मिनिमम हो सकता है सिर्फ AB के बराबर। अब AB के बराबर तो इसमें होगा ही नहीं, उसका क्या तरीका होता है ये वो देखिए। आप क्या करो, इसके अबाउट इसकी इमेज निकाल दो। जैसे इसके अबाउट इसकी इमेज निकालोगे और इन तीनों को कोलिनियर कर दो, तो ये वो बैठा हुआ है B पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ देखना, जितना डिस्टेंस ये PA होगा क्या उतना डिस्टेंस ये भी होगा। तो उसने बोला PA प्लस PB, PA प्लस PB, मैं उसको लिख देता हूं PA डैश प्लस PB। तो यानी कि P पॉइंट अगर AB पे बैठा होगा तो ही PAB मिनिमम, PA प्लस PB मिनिमम होगा। तो देखो मैंने तीनों को कोलिनियर कर दिया, बस सिंपल सा फंडा, लैम्डा कॉमा लैम्डा मानो। ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट अपने पास 7,13, ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट अपने पास 3,4 का रिफ्लेक्शन निकालेंगे, y इक्वल्स टू x के अबाउट 4,3 आएगा, इसकी इमेज है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन देखिए, क्या तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो यहां से आप कोलिनियरिटी या स्लोप कुछ भी कर देना, तो लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 4। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, वहां से P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्या आएंगे मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा फंडा है, कैलकुलेट आपको करना है। कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में से क्या बोला, PA प्लस PB, PA माइनस PB मिनिमम। अब बताओ PA माइनस PB मिनिमम कब होगा, PA माइनस PB मिनिमम तब होगा एक मॉड की वैल्यू मिनिमम जिससे आपको मोहब्बत है 0। तो PA माइनस PB का मॉड क्या होना चाहिए, मिनिमम कितना होगा 0, और 0 होने का मतलब है PA इक्वल्स टू PB हो जाए। लो भाई फिर से फोटो बना दी मैंने, y इक्वल्स टू x तो ऐसे ही लाई करेगा, ये यहाँ था B यहाँ था, तो ये B था ये A था, इसको इक्वल होना तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। तो जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे जहां काटेगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आएगा। तो अब की बात मान ली P की कोऑर्डिनेट थे म्यू कॉमा म्यू, क्या थे म्यू कॉमा म्यू। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से P की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। फंडा मैं छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप करेंगे। अरे क्या करना है, लाइन पता है, बिल्कुल पता है। क्या इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, शानदार तरीके से लिख सकते हो। किसके साथ सॉल्व करोगे, y इक्वल्स टू x के साथ क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। डन। आप तो सॉल्व ही मत करना, आप तो इस लाइन की इक्वेशन लिख करके उसपे P को सेटिस्फाई करा देना, म्यू में आप सॉल्व हो जाएगा। कम टू द थर्ड केस, PA माइनस PB मैक्सिमम। अब PA माइनस PB मैक्सिमम किसके बराबर होगा, AB के।
तो पीए माइनस पीबी मैक्सिमम हो, तो पीए माइनस पीबी मैक्सिमम हो, तो जब मैं पीए माइनस पीबी की मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, तो पीए माइनस पीबी मैक्सिमम हो। तो बेटा पीए माइनस पीबी मैक्सिमम होने के लिए फिर से कुलीनियर होना पड़ेगा, लेकिन अब की बार ए यहाँ था, बी यहाँ था, तो पी को ऐसे होना पड़ेगा। इसको मान ले टी कॉमा टी था, इस बार टी कॉमा टी था, तब की बार ये फिर से आगे 3,4 7,13, फिर से स्लोप इक्वेट कर दो, तो 13 माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू टी माइनस 4 अपॉन टी माइनस 3। और यहाँ से टी सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से पी आ जाएगा आपका। तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से इसको रिवाइज करना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन था, किस तरीके से वर्कआउट करते कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। मतलब एक्सेस को ऐसे पकड़ के, ये एक्स एक्सेस थी, वाई एक्सेस थी, और इसको पकड़ के हमने हल्का सा शिफ्ट कर दिया, यानी कि हमारा जो पुराना ओरिजिन था वो किसी नए पॉइंट पे चला गया, ए कॉमा बी पे, ठीक है। तो ये हमारी पुरानी एक्स एक्सेस थी, पुरानी वाई एक्सेस थी, हमारी नई एक्स एक्सेस है, नई वाई एक्सेस। जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है, याद है, आता है, बिल्कुल आता होगा। ट्रेन पेड़ पे चल रही है, सॉरी आदमी ट्रेन पे खड़ा है, ट्रेन चल रही है तो पेड़ पीछे जा रहा है, और बाहर खड़ा है तो पेड़ रुका हुआ है, रिस्पेक्टिव। खैर वो तो फिजिक्स की बात हो गई, और आप सब तो इंटेलिजेंट हैं फिजिक्स में। खैर तो पॉइंट पी लिया गया, पुरानी एक्सिस की करस्पॉन्डिंग से कोऑर्डिनेट x, y, और नई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग से कोऑर्डिनेट कैपिटल X, कैपिटल Y। आइए डेरिवेशन देख लेते हैं, सिंपल सा है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को उसने कैपिटल X बोला, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको पढ़ूंगा तो ये b को रिप्रेजेंट करेगा, और पुराने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको पढ़ूंगा तो ये सॉरी ये कैपिटल Y होगा, और ये y को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल Y प्लस बी y के बराबर आ गया, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस बी, तो कैपिटल Y की वैल्यू होगी स्मॉल y माइनस बी, और सिमिलरली कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल x माइनस a। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल सा डेरिवेशन है, याद होना चाहिए, अच्छा है, यूजफुल आर्टिकल है। कई बार ऐसा होता है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से हम बहुत सारे क्वेश्चन को वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसे बोला एरिया द फिगर, किसी भी फिगर का एरिया, जैसे मैंने फोटो ले रखी है, अगर मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है, मैं यहाँ पे खड़ा करके इसका एरिया मांगूंगा तो भी 2 आएगा, और यहाँ पे खड़ा होकर इसका एरिया मांगूंगा तो भी 2 आएगा, करेक्ट है। तो एरिया ऑफ अ फिगर एंड स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन को देखो, ये एक लाइन दे रखी थी, यहाँ पे भी एंगल अल्फा बना रही है, यहाँ पे भी एंगल अल्फा बना रही है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो कभी भी शिफ्टिंग से आपके एरिया ऑफ फिगर एंड स्लोप ऑफ लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया ऑफ फिगर एंड स्लोप ऑफ लाइन रिमेन अनचेंज्ड, चेंज नहीं होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से, ठीक। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस थिंग इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 3, -1। ओरिजिन को 3, -1 पे अगर हमने शिफ्ट किया तो जो लाइन थी वो पहले कुछ थी, नई कुछ हो जाएगी, तो क्या नहीं हो जाएगी, इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखें। बेटा ये आर्टिकल आप सोच रहे हो कि स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा इसका एप्लीकेशन आता है, कोनिक सेक्शन में आपको इसका एप्लीकेशन दिखेगा, सर्किल में आपको इसका एप्लीकेशन दिखेगा, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो ओरिजिन को शिफ्ट किया गया 3, -1 पे, यानी कि जो स्मॉल x था वो हो गया कैपिटल X माइनस सॉरी कैपिटल X प्लस a की वैल्यू हो जाएगी 3, और स्मॉल y इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Y प्लस b मतलब -1। तो यहाँ से जो लाइन की इक्वेशन थी आपके पास पुरानी, वो लाइन की इक्वेशन थी 2 इंटू स्मॉल x माइनस का 3 इंटू स्मॉल y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। अब आप स्मॉल x से स्मॉल y की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दो। स्मॉल x से स्मॉल y की वैल्यू को अगर हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो व्हाट आई गेट इट ओवर देयर, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल X प्लस 3 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल Y माइनस 1 प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो नई लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इसको भी मैं कैपिटल L से रिप्रेजेंट करा देता हूँ। तो आई गेट द वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल X माइनस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल Y, ये बनेगा 3 दूनी 6, 3 9 5 14, तो प्लस का 14 इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी जो पुरानी लाइन थी वो लाइन नई लाइन में कैसे कन्वर्ट होगी, तो उस नई लाइन की इक्वेशन ये आ गई। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो योर आंसर शुड बी 2/3। स्लोप ऑफ दिस लाइन, योर आंसर शुड बी 2/3। तो वही चीज मैंने आपको बताई थी कि शिफ्टिंग से क्या नहीं फर्क पड़ता है, शिफ्टिंग से कभी भी स्लोप ऑफ लाइन में फर्क
नहीं पड़ता है। कंफर्टेबल? तो आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट आर्टिकल एंड होपफुली द लास्ट आर्टिकल ऑफ द स्ट्रेट लाइन। कौन सा? एंगल बाइसेक्टर लाइंस। एंगल बाइसेक्टर बेटा ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों बच्चों से मेरी जब बात होती है, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो कई साल मतलब कई साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो जब मैं बच्चों से बात करता हूं स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग, तो मेरे प्यारे बच्चे आप भी वही सोचते होंगे शायद, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि सर बेटा स्ट्रेट लाइन में क्या, सर स्ट्रेट लाइन बाकी सब तो अच्छा लगता है पर सर वो जो एंगल बाइसेक्टर आता है ना बहुत पेन कर देता है, समझ में नहीं आता कब प्लस साइन के साथ खोलना है कब माइनस साइन के साथ खोलना है। तो मैं ये जो बताने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से आप देखना, बहुत अच्छे से समझना और प्रॉपरली नोटिस करना एक एक पॉइंट को। सब मैंने लिख दिया बोर्ड पे, अब अपन एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपका लिखने से आपका सारा टाइम सेव कर रहा हूं, जितना मैक्सिमम कवर कर सकता हूं मैं उतना कवर करूंगा इन 2 लेक्चर्स में, ठीक है। आइए तो हम बात करने जा रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कैसे इंटरप्रेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या उसकी कंडीशन आती है, सब अपन ने वर्कआउट कर रखा है। 2 लाइनें मैंने आपको दे दी, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। I'll draw these 2 lines L2 L1, इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए b1 और b2। बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? बहुत शानदार बात, 90 डिग्री होता है। बिल्कुल करेक्ट है जवाब। बच्चे भी सोच रहे होंगे सर मैं सोचता दोस्तों उससे पहले तो आप आंसर बोल देते हो। बेटा ये बहुत फास्ट चीज है, पता होना चाहिए, क्लियर। तो एंगल बाइसेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। हमने एक मैनिपुलेट कर लिया, दूसरे के में जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो एक बाइसेक्टर b1 था, दूसरा बाइसेक्टर b2 था। तो लोकस निकालने के हमने b1 का लोकस चाहिए था, तो मैंने एक पॉइंट r ले लिया, लोकस याद है पढ़ा चुके हैं, ठीक है। r पॉइंट ले लिया, कोऑर्डिनेट h, k मान लिया, r से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर d1, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर d2, दोनों को इक्वेट कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके मॉडुलस में आएगा, मॉडुलस हटा दिया, +-1 लग गया। तो प्लस लगते ही ये हमारे पास बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं है, दोनों पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखना है, सिंपल सा। अब एक प्लस साइन के साथ खुलेगा तो हो सकता है वो b1 को रिप्रेजेंट करे, एक माइनस साइन के साथ खुलेगा तो हो सकता है वो b2 को रिप्रेजेंट करे, या उल्टा, ठीक। अब बात आती है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लस के साथ खुलना है, कौन सा माइनस के साथ खुलना है। तो उन सब के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं। क्या बेसिक कंसेप्ट होते हैं? जो आपसे पूछा जाता है। अगर वो आपसे बाइसेक्टर की बात करेगा तो कॉमन सी बात है कि आप एक बार प्लस साइन के साथ आंसर लिख के दोगे और एक बार माइनस साइन के साथ। लेकिन अगर वो आपसे ये सारी चीजें पूछता है जो मैंने बोर्ड पे नोट पे लिखी है, 2 पॉइंट लिखे नोट पे, दोनों को ध्यान से देखना। पहला पॉइंट मैंने क्लब किया है ऑलरेडी 2 पॉइंट को, ठीक है। शॉर्ट में कैसे डिटेल करेंगे, तो बाइसेक्टर बताना है जो कंटेनिंग ओरिजिन को कंटेन करे एंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा। मतलब वो बाइसेक्टर बताओ जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो, वो बाइसेक्टर बताओ जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो। तो बेसिकली हम लोग 3 चीजें पढ़ने जा रहे हैं। पहली, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। दूसरी, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। तीसरी, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। अब पहला जो पॉइंट है उसको समझना, कंटेनिंग ओरिजिन, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन का लॉजिक। बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन का लॉजिक ये नहीं होता है कि ओरिजिन को सेटिस्फाई करे। बाइसेक्टर कंटेनिंग लॉजिक का मतलब होता है, जब मैं इन 2 लाइनों को देख रहा हूं L1 L2 को, तो देखो ये लाइनों ने इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। तो जिस हिस्से में ओरिजिन लाई कर रहा है, देखो मैं सामने करके दिखा रहा हूं, ये वो हिस्सा जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है। इस हिस्से को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर ये वाला है, करेक्ट है। तो इस हिस्से को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर B2 है। तो B2 इज द बाइसेक्टर विच इज, ये देखो ओरिजिन बैठा हुआ है हमारा, तो B2 इज द बाइसेक्टर विच इज कंटेनिंग व्हाट, ओरिजिन, करेक्ट है। तो फोटो तो बनाते नहीं है, हर बार हम सब फोटो बना के चेक करेंगे। तो कैसे चेक किया, तो उसके स्टेप को समझिए। आपको सबसे पहला काम करना है, जो इक्वेशन दे रखी, कौन सी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, उसमें C1 C2 को पॉजिटिव बना दो। C1 C2 को पॉजिटिव बनाने का मतलब है कि हाँ मान ले लिखी है, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने का क्या मतलब है, ये शॉर्ट में समझा देता हूं। तो C1 C2 को पॉजिटिव बनाने का मतलब है कि अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 5 = 0, तो हम इसको पॉजिटिव बनाना, तो हम कुछ नहीं, हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे बस, -2x - 3y + 5 = 0। लो मेरा C1 पॉजिटिव बन गया। अरे बन गया, बिल्कुल बन गया। तो ये फंडा होता है C1 C2 को पॉजिटिव बनाना। तो आप C1 C2 को पॉजिटिव बना करके बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दो। अगर आपने C1 C2 को पॉजिटिव बना करके बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दी, तो जो प्लस साइन के साथ बाइसेक्टर आया होगा, वो हमेशा ओरिजिन कंटेन करेगा, ये याद रखना।
ये फॉर्मुलेटिक कंसेप्ट हो गया। क्यों करता है, लॉजिक होता है उसके पीछे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस टू मच लॉजिक्स ओवर हियर राइट नाउ, ठीक है। यू शुड हैव टू बी रिकॉल एंड सी हाउ वी कैन वर्किंग ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात करनी थी तो अपन ने C1 C2 को पॉजिटिव बनाया, C1 C2 को पॉजिटिव बना करके जो प्लस साइन के साथ बाइसेक्टर आएगा वो बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन करेगा, करेक्ट। चलिए अब बात आती है एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाले। तो भाई एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करो, एक स्टेप पहला वाला तो करना ही करना है, क्या, C1 C2 पॉजिटिव। उसके बाद आप चेक करो इसका साइन, किसका साइन, कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का, x के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो a1 a2 प्लस b1 b2, x के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, a1 a2 प्लस b1 b2। अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो प्लस वाला ऑब्ट्यूज होगा, अगर वो नेगेटिव आएगा तो माइनस वाला ऑब्ट्यूज होगा। पॉजिटिव तो प्लस ऑब्ट्यूज, नेगेटिव तो माइनस ऑब्ट्यूज। और अगर वो जीरो आ गया तो जो दो लाइनें आपको दे रखी थी वो परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। क्या होता है, कैसे इंटरप्रेटेड होता है, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ अ बाइसेक्टर कंटेनिंग R। जैसे हम लोगों ने यहाँ ओरिजिन की बात की, वैसे यहाँ एक पॉइंट की बात करनी है। इसको कैसे चेक किया जाता है, तो आपके पास जो दो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी L1 और L2 जो मैंने यहाँ लिखी थी, हटा दी इसको, L1 L2, उसमें आप R के कोऑर्डिनेट को रख दो, एक्सप्रेशन निकाल लो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस वाला R को कंटेन करेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो माइनस वाला R को कंटेन करेगा। रिपीट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट की अगर बात करते हैं, जैसे ओरिजिन की बात कर रहे हैं वैसे पॉइंट भी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशंस में R की कोऑर्डिनेट को रखते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो प्लस R को कंटेन करेगा, और अगर उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो माइनस R को कंटेन करेगा। क्लियर, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट आर्टिकल का अगला नोट का पॉइंट आ रहा है हमारा, कौन सा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इन पैरामेट्रिक फॉर्म। थर्ड नोट है ये हमारा, बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी में हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। कई बार होता क्या कि पैरामेट्रिकली हमें बहुत आसानी से क्वेश्चन करने में आसानी होती है, इसलिए हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं उससे। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन है, जैसे L1 और L2 लाइन की इक्वेशन, ये हमारी x एक्सिस है, ध्यान रखना, दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। तो L1 लाइन की इक्वेशन x माइनस a अपॉन cos अल्फा, y माइनस b अपॉन sin अल्फा, यानी p से पास करिए एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है। p की कोऑर्डिनेट है a, b। ऐसे L2 एक लाइन है x माइनस a, y माइनस b cos बीटा sin बीटा, अगेन p से पास करिए विद एन एंगल ऑफ बीटा। तो इन दो लाइन के बाइसेक्टर्स है, एक B1 और एक B2 है, इनके हमें इक्वेशन निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, इतना तो पता है कि सब एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, तो बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास करेगा वो पता चल चुका है। अब हमारा मेन मोटो है कि हमें बस ये एंगल मिल जाए कि बाइसेक्टर कितने एंगल पे एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, थीटा को कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर, आइए देखते हैं। तो ये जो एंगल्स है दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये बीटा है, ये अल्फा है, तो ये जो एंगल आएगा ये आएगा बीटा माइनस अल्फा पूरा, करेक्ट है। यहां से आता है ये पूरा एंगल होगा बीटा माइनस अल्फा। तो मैं इसको ऐसे मार्क कर दूं तो ये बीटा माइनस अल्फा है। तो अगर मैं इसको आधा चाहिए तो मैं लिखूंगा बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, क्या एक्सटीरियर एंगल्स शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, तो इन दोनों का सम थीटा के बराबर आ गया। तो बीटा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा इक्वल्स टू थीटा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और जो ये एंगल होगा, ये एंगल ये होगा 90 प्लस थीटा। कितना होगा, 90 प्लस थीटा। एक बाइसेक्टर थीटा पे होगा, दूसरा बाइसेक्टर कितने पे होगा, 90 प्लस थीटा पे होगा। तो एक बाइसेक्टर मैंने थीटा पे ले लिया, थीटा पे बाइसेक्टर ले लिया, तो इक्वेशन आ गई x माइनस a अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y माइनस b अपॉन sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। दूसरे को 90 प्लस थीटा रखना है, यानी cos ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, sin ऑफ 90 प्लस थीटा cos थीटा। दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये अपने पास बाइसेक्टर्स की इक्वेशन इन द पैरामेट्रिक फॉर्मेट पे दोनों निकल के आ गई। क्लियर है, कंफर्टेबल एवरीवन। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। कैसे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो लेट अस अज्यूम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीस टू लाइंस। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लाइंस के C1 C2 को पॉजिटिव बनाएंगे, तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी -4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड L2 की इक्वेशन आ जाएगी -24x माइनस 7y प्लस 31 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों लाइनें हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गई, ठीक है। अब हम साइन चेक करेंगे A1 A2 B1 B2 का। तो A1 A2 प्लस B1 B2 का से साइन चेक करना हमें।
a1 -4 a2 -24 पॉजिटिव, b1 -3 b1 यानी अल्टीमेटली पॉजिटिव आ गया। अब अगर ये पॉजिटिव है तो जो प्लस वाला होगा वो ऑब्ट्यूज होगा और जो माइनस वाला होगा वो एक्यूट होगा। तो प्लस वाले को हिसाब से मैं ऑब्ट्यूज की बात करूंगा तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर आएगा जो प्लस साइन के साथ खुलेगा, जो एक्यूट बाइसेक्टर आएगा जो माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो प्लस साइन के साथ का मतलब हो गया -4x -3y +7 डिवाइडेड बाई 5 शुड बी इक्वल्स टू प्लस। करेक्ट है? सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे, मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूं। तो -24x -7y +31 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो ये हमारे पास आया प्लस साइन के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। एक्यूट के लिए इसी का माइनस साइन ले लेना, यू गेट द आंसर। क्लियर है? ओरिजिन कंटेनिंग कौन सा होगा? तो प्लस वाला ओरिजिन कंटेन भी कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद प्लस वाला बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेनिंग होता है। कंफर्टेबल? कैलकुलेशन पार्ट है, इक्वेशन सा निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग आर। ओके, तो आर को कंटेन करने वाले हैं, तो किसी पॉइंट को कंटेन करने के लिए सबसे पहले L1 ऑफ R इंटू L2 ऑफ R को चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए L1 ऑफ R का मतलब क्या होता है आपके बारे में बता ही देता हूं। ठीक है, L1 ऑफ R का मतलब होता है L1 की इस एक्सप्रेशन में x और y को इससे रिप्लेस कर दो। तो 3 इंटू -1, तो I'll get the value 3 into -1 L1R -4 into 2 प्लस का 2, ये हो गया L1R। L2R में आते हैं 5 into -1 5 into -1 प्लस का 12 into 2 माइनस का 8। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे जब इन दोनों को तो व्हाट विल गेट ओवर देयर -3 -8 प्लस 2 नेगेटिव आएगा, -5 प्लस 24 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस साइन वाला बाइसेक्टर जो होगा, माइनस साइन वाला बाइसेक्टर वो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। तो माइनस साइन वाला बाइसेक्टर लिख देते हैं अपन, तो आ जाएगा 3x -4y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू माइनस साइन। ठीक है, 5x प्लस 12y माइनस 8 डिवाइडेड बाई 13। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये वो बाइसेक्टर आएगा, ये वो बाइसेक्टर आएगा जो बाइसेक्टर किसको कंटेन कर रहा है, वो जो बाइसेक्टर होगा वो R पॉइंट को कंटेन कर रहा है। कंफर्टेबल? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है वो आपसे? तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है लेट P be a point, Q be a point, R be a point, find the equation of angle bisection। देखिए जेई का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है? जेई का। कैसे करा जाता है ये इसको सीखे। तीनों को ड्रॉ कर दो। कच कच कच। पप्पू बैठे हैं -1,0 पे, Q बैठा है ओरिजिन पे और ये बैठा है R3,3√3। ठीक है, ये है -1,0, तो ये बन गया आपका ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर चाहिए। कौन सा एंगल? फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। PQR मतलब ये बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट पता है, एंगल मिल जाए, काम खत्म। बिल्कुल शानदार बात। तो आइए सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। कोई इक्वेशन निकालनी है। एंगल बताओ कितना है? खा ये 3/3√3 है, 3 यानी कि √3 मतलब 60। करेक्ट है, 60 मतलब 120, 120 मतलब अगेन 60, टोटल 120। यानी कि y -0 इज इक्वल टू 10 120, 10 120 मतलब माइनस का √3 इंटू x -0, यानी अल्टीमेटली y की इक्वेशन होगी y प्लस √3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने वर्कआउट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आर्टिकल स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट पार्ट जो आता है स्ट्रेट लाइन का, विच इज नोन एज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसकी बात करें यार? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो रिलेटिवली थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं मेंस में, बट ऐसा नहीं है जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि आर्टिकल कोई भी आप स्किप करें। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं होमोजेनियस फॉर्म की। होमोजेनियस फॉर्म क्या होता है लाइंस का? वो सारी लाइनें जो ओरिजिन से पास करती है वो होमोजेनियस लाइंस कहलाती है। सिंपल सा फंडा। ठीक है, अब क्योंकि वो पेयर की बात कर रहा है मतलब दो इक्वेशन की क्लबिंग कर रहा है, दो लाइन की इक्वेशन को क्लब कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने सेकंड डिग्री कर्व ले रखा है ax² + 2hxy + by² = 0।
ये सेकंड डिग्री कर्व बेसिकली दो लाइनों को रिप्रेजेंट करता है, एक L1 होती है y इक्वल्स टू m1x और एक लाइन होती है y इक्वल्स टू m2x। मैंने y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x क्यों लिया बेटा, क्योंकि ये लाइनें कहां से पास करी, ओरिजिन से, इसलिए मैंने y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x लिखा। दिखा, चलो आगे बढ़ते हैं। इनके बीच के एंगल को मैंने थीटा माना है। अब कैसे इंटरप्रिटेशन हो रहा है, इन्हीं दोनों को मैंने क्लब करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी एक y स्क्वायर में इक्वेशन बनेगी, ये भी एक y स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट b था, यहाँ पे y स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनता है, इसलिए मैंने b से मल्टीप्लाई किया। दोनों को कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक वाला फंडा सबको आता है। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास तीन रिजल्ट्स निकल के आते हैं। पहला रिजल्ट निकल के आता है m1 + m2, जब आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट के तो वहां से आपको मिल जाएगा m1 + m2 आता है माइनस का 2h/b। फिर दूसरा रिजल्ट आता है m1 m2 जो कि a/b। याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर दीस टू रिजल्ट्स। कोई भी स्किप नहीं करने की सिचुएशन में, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री रिजल्ट्स रटे, जितना रट सकते हैं उतना आपको फायदा होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे जो भी अपन ने पढ़ा था, m1 - m2 / 1 + m1 m2। यूज दीस टू रिलेशंस, यू विल गेट अ रिजल्ट दैट इज कम आउट टू बी 2 times √(h²-) ab upon a + b। क्लियर? On the basis of these three results we have the 3 points। क्या दोनों लाइनें परपेंडिकुलर थी, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, मतलब बीच का एंगल 90 हो गया, बीच का एंगल 90 हो मतलब m1 m2 -1 हो गया, परपेंडिकुलर कंडीशन। m1 m2 को -1 कर दोगे तो a + b 0 आ जाएगा, a + b 0 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द कंडीशन व्हिच यू हैव टू बी रिमेंबर। आई विल शो यू इन अ क्वेश्चन। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें दिखाएंगे अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर थी तो कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होना चाहिए, 0। आगे बढ़ते हैं। अगर m1 + m2 0 है, जो हम लोगों ने पहले ही बात करी थी, अगर m1 + m2 0 है मतलब 2h/b माइनस साइन के साथ 0 होना चाहिए, तो b 0 होने की कोई लॉजिक नहीं है, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगी तो h 0 होगा। h मतलब कोफिशिएंट ऑफ x y। अगर ऐसा होता है क्या कि h 0 हो जाए, मतलब m1 + m2 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे द लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद द x एक्सिस। ये जो लाइंस होंगी ये x एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। x एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब क्या है कि एक लाइन ऐसे जा रही होगी तो दूसरी लाइन ऐसे जा रही होगी, जितना एंगल ये जनरेट कर रही होगी उतना ही एंगल ये भी जनरेट करेगा। ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा एंगल होगा। एक लाइन होगी y इक्वल्स टू m1x और एक लाइन होगी y इक्वल्स टू m2x। तो अगर ये y इक्वल्स टू m1x थी तो ये y इक्वल्स टू m2x। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वली इंक्लाइंड विद द x एक्सिस। x एक्सिस इक्वली इंक्लाइंड होगी। अब इस सिचुएशन में आपको दिख रहा होगा कि इसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस, जिसको मैंने बोल रखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, किसका काम कर रहे हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस का, बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस का। इन दोनों लाइन के बाइसेक्टर कौन है, तो इसको मैं बोल देता हूं एक बाइसेक्टर होगा b1, इसको बोल देता हूं दूसरा बाइसेक्टर होगा b2। क्लियर हुआ? ओके। तीसरा पॉइंट है, यहीं से आता है इस वाले रिजल्ट से, tan थीटा इक्वल्स टू h² - ab। h² अगर ab के बराबर तो थीटा 0 हो गया, लाइन सब कॉन्सिडेंट हो गई। थीटा अगर h² ab से बड़ा है तो ये थीटा पॉजिटिव डिफाइंड होगा। डिफाइंड होगा मतलब लाइंस आर रियल, एंगल डिफाइंड होगा। एंगल डिफाइंड होगा तो दो रियल लाइन जनरेट होंगी। और अगर h² - ab लेस देन 0 हो गया तो कभी भी tan थीटा की वैल्यू नहीं आएगी, और tan थीटा की वैल्यू नहीं आएगी तो h² लेस देन ab क्या रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में नॉन होमोजेनियस फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन होमोजेनियस फॉर्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस फॉर्म एंड नॉन होमोजेनियस फॉर्म। होमोजेनियस फॉर्म का मतलब होता है वो लाइन है जो पास कहां से कर रही है बेटा, ओरिजिन से। नॉन होमोजेनियस का मतलब होता है वो लाइन है जो ओरिजिन से पास ना करे। जैसे कि मैंने फोटो में दिखाया आपको, जो लाइनें ओरिजिन से पास करी थी अपनी, उनको उठा के शिफ्ट करके किसी पॉइंट पी पे रख दिया अपने, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का सिंपल सा लॉजिक। तो क्या होता है, तो ये होता है कि एनी सेकंड डिग्री कर्व बोर्ड पे लिखा हुआ है इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। एनी सेकंड डिग्री कर्व विल रिप्रेजेंट, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। करेक्ट है, 5 चीजें रिप्रेजेंट करता है। अभी हम बात करें सिर्फ पेयर ऑफ लाइन की, इसलिए मैं सिर्फ उतना ही डिस्कशन करूंगा। जब सर्कल आएगा तो सर्कल की बात कर लेंगे, पैराबोला आएगा तो पैराबोला की बात करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पेयर ऑफ लाइंस को। अगर तो ये कब रिप्रेजेंट करता है, जब डेल्टा क्या होता है, abc + 2fgh - ax² - bg² - ch² इक्वल्स टू 0। तो जब डेल्टा 0 होता है तो ये सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? कैसे आता है, सिंपल सा फंडा होता है, बाई में क्वाड्रेटिक बना करके डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बना देना इसका। जैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे वैसे ये दो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो वही डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है जो परफेक्ट स्क्वायर आप बनाओगे। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं d0 होना चाहिए, तो d0 की कंडीशन लगा देना इसमें। ठीक है, दोनों लाइनें पास करी, इक्वेशन आएगी y = m1x
प्लस C1 y इक्वल टू m2 प्लस C2, जैसे अपन ने पिछला वाला रिजल्ट किया था मल्टीप्लाई करके कंपेयर किया था, वैसे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो सारे रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे, वो वही आते हैं बाय डिफॉल्ट। m1 प्लस m2 वापस से वही मिलता है, जो पहले मिला था माइनस का 2h/b, m1 m2 मिलता है a by b और tan थीटा इज इक्वल टू मिलता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab/a प्लस b। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एक पॉइंट होता है कि इक्वेशन होता है एंगल, इक्वेशन होता है पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द होमोजेनियस लाइन। कोई होमोजेनियस अगर लाइंस है, जैसे हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ax² + 2hx² + by² = 0, ये एक होमोजेनियस लाइन है जो भी अपन ने जस्ट पहले से पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 में, ठीक है। उसकी बाइसेक्टर्स की जॉइंट इक्वेशन क्या होगी? तो उसके बाइसेक्टर की जॉइंट इक्वेशन होती है x² - y² / a - b = xy/h। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। आप सोच रहे हो सर आपने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया, फिर इसका प्रूफ क्यों देने लग गए? अरे बेटा प्रूफ अपने आप में इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज। वैसे तो मैंने आपको बताया है अभी पैरामेट्रिक में जब हम लोगों ने वर्किंग करी थी लाइंस की इक्वेशन में, पैरामेट्रिक में अगर आपको याद हो वही फंडा में यहाँ पे करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ देखिएगा। तो आपके पास दो लाइनें हैं, दोनों ओरिजिन से पास करती, ठीक है। एक लाइन ये ले ली और एक लाइन ये ले ली, ठीक है। अब इसके बाइसेक्टर चाहिए, तो एक बाइसेक्टर ये ले लिया, हम एक के रिस्पेक्ट में बात कर लेते चल जाएगा। मान लो ये शेड वाला बाइसेक्टर ले लिया अपन ने, ठीक है। तो ये एंगल अगर α1 था लाइन 1 के लिए, ये एंगल α2 था लाइन 2 के लिए, सॉरी α2 था लाइन 2 के लिए और ये एंगल थीटा था। तो व्हाट वी वांट अ रिलेशन बिटवीन थीटा α1 एंड α2। तो ध्यान से देखो कि कैलकुलेशन करी थी α2 - α1 बाई 2 कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा, यानी जो थीटा होगा कुछ नहीं होगा, होगा α1 + α2 - α1 बाई 2। यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा α1 + α2 बाई 2, 2 थीटा लगा देना, करेक्ट है, दोनों साइड 10 लगा देना। तो tan 2 थीटा शुड बी इक्वल टू tan α1 + tan α2 अपॉन 1 - tan α1 × tan α2। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। लाइन 1 है तो अगर मैं इसके m1 की बात करूं तो वो लिखा y = m1x, यहां से बात करेंगे तो y = m2x, करेक्ट है। इनकी जॉइंट इक्वेशन आएगी m1 + m2 आएगा, नीचे 1 - m1 m2 आएगा, तो m1 + m2 मतलब माइनस का 2h/b आएगा, 1/m1 m2 मतलब a/b आएगा और tan थीटा मतलब 2 tan थीटा। अब tan थीटा कैसे निकलेगा वो देखो। तो मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लो r, जिसके अकॉर्डिंग ले लेना x, y, जिसका हमें लोकस चाहिए। तो ये इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा हमें, तो tan थीटा हो जाएगा y/x, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा 2y/x अपॉन 1 माइनस y² अपॉन x²। सिंप्लीफाई कर देना, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अब आप सोचोगे सर आपने ये क्यों बताया? अरे बेटा मैंने इसलिए बताया कि एंगल बाइसेक्टर में किस तरीके से एंगल से खेलना होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आगे बढ़ रहे हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होमोजेनाइजेशन। कौन सा पॉइंट है? होमोजेनाइजेशन। अभी होमोजेनाइजेशन होता क्या है भाई, किसी कहते हैं होमोजेनाइजेशन? तो होमोजेनाइजेशन एक्चुअली में प्रोसेस है क्या, एक नॉन होमोजेनियस कर्व को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना। होमोजेनियस कर्व उस लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास करती है, तो एक नॉन होमोजेनियस लाइंस को होमोजेनियस लाइंस में कन्वर्ट करना है, कर्व को कन्वर्ट करना हमारा होमोजेनाइजेशन कहलाता है। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेकंड डिग्री कर्व ax² + 2hx² + by² + 2gx + 2y + c which is a non homogeneous curve into a homogeneous। हाउ प्रोसीड करते हैं देखिए। तो एक कर्व दे रखा और एक लाइन दे रखी है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। कहां का इंटरसेक्ट करते हैं? a पे और b पे, ठीक है। a को o से ज्वाइन करा, b को o से ज्वाइन किया और मुझे o और ob की ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए। उसको निकालने का तरीका क्या होता है? इस जो लाइन की इक्वेशन दे रखी होती है, इस लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, वेरिएबल्स को सारे एक तरफ और कांस्टेंट से डिवाइड करके 1 का एक्सप्रेशन निकालते हैं कि 1 किसके बराबर है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 बराबर है -lx + my अपॉन nk, ठीक, अपॉन nk, ठीक है। तो इसको -n लिख देते हैं, तो -n के बराबर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम निकालें नाउ ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ o and ob कैन ऑब्टेन बाय। कैसे? आपके पास जो सेकंड डिग्री कर्व दे रखा था इसकी डिग्री पढ़िए, x²/2 वेरिएबल्स की डिग्री पढ़िएगा, xy 1 1 2 y² 2 x1 fy 1, तो ये 1 डिग्री कर्व था, तो इसके बगल में एक 1 लिख करके छोड़ दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 1 लिखा मैंने। ऐसे सी डिग्री 0, तो इसके बगल में 1 का स्क्वायर लिख के छोड़ दिया। अभी जो 1 और 1 का स्क्वायर आपने लिखा है बेटा, इस 1 और 1 के स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दो। तो जैसे आप इससे रिप्लेस करोगे, you'll get a relation ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy
lx प्लस my अपॉन माइनस n 1 की जगह पे lx प्लस my अपॉन माइनस n का होल स्क्वायर इस 1 के होल स्क्वायर की जगह पे। क्लियर? अब सबकी डिग्री पड़ गई, बोलिए 2 2 2 1 यहां से 1 यहां से 2 होल स्क्वायर यहां से 2, तो अल्टीमेटली ओवरऑल डिग्री कितनी आई 2, कितनी 2। क्लियर? चलिए आइए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं जो भी अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे कवर किया। स्टार्ट करें होमोजेनियस से। तो चलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने जस्ट खत्म किया अभी होमोजेनाइजेशन, तो आइए सबसे पहला इलस्ट्रेशन ही मैंने होमोजेनाइजेशन पे लिया है। किस पे? होमोजेनाइजेशन पे। क्या है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं? फाइंड m, एक वेरिएबल पूछा गया, इफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द, बेटा ये जो लाइन लिख रहा हूं जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस इज द लाइन व्हिच इंडिकेट्स यू होमोजेनाइजेशन। क्लिक कैसे करता है होमोजेनाइजेशन, आइए उस पे बात करते हैं। तो वो यहां से लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट कॉमन, करेक्ट है? लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट कॉमन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, आप भी नोट्स में अपने लिखते वक्त ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में अगर ये पॉइंट मिलता है तो यहां से हमें क्लिक करता है कि क्वेश्चन होमोजेनाइजेशन पे बेस्ड है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है? फाइंड m इफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट्स कॉमन टू द कर्व एंड द लाइन आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो अपन ने एक कर्व ले लिया, रैंडम फोटो बना रहा हूं, ठीक है, एक कर्व ले लिया ऐसे कुछ और एक लाइन दे रखी, लाइन की इक्वेशन दे रखी एक्सप्रेस y इक्वल्स टू, मैंने लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसने जहां पे इसको काटा मैंने a मान लिया और दूसरे को b मान लिया, तो उसने बोला OA और OB को जो ज्वाइन करती है लाइन वो कैसी है? आर एट राइट एंगल, तो m की वैल्यू बताइए। तो भाई दिख रहा है आपको, अगर मैं आपसे जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA और OB पूछूंगा तो आप निकाल सकते हैं होमोजेनाइजेशन से। और फिर उसने बोला दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो एक होमोजेनियस कर्व अगर परपेंडिकुलर है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0। दिस इज द भूमिका ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट है? तो हमें कितना काम करना है वो हमने सोच लिया, अब हमें कैसे करना है उस पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमें काम क्या करना है, हमें इस लाइन को इस कर्व के साथ होमोजेनाइज करना है। तो सबसे पहली चीज तो इस लाइन में 1 चाहिए, तो ऑलरेडी उसने 1 दे रखा है। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, तो 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री 1। तो अपन ने क्या किया, ज्वाइंट इक्वेशन डायरेक्टली लिख दी, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। अगर मैं ऐसे बोला ज्वाइंट इक्वेशन OA और OB की बताओ तो फटाफट लिख दोगे? बिल्कुल लिख दोगे। कैसे लिख दोगे? आप लोगोगे सर, मैं कहूंगा बेटा, तो आप बोलोगे सर, मैं कहूंगा बेटा, तो आप बोलोगे सर x माइनस 2y मल्टीप्लाई बाई 1, किससे? 1। व्हाट इज द नेम ऑफ 1? x प्लस y। शानदार बात, बिल्कुल शानदार बात। आगे बढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर, मैं बोलूंगा बेटा, तो आप बोलोगे सर माइनस m इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। अब मुझे OA परपेंडिकुलर टू OB दिख रहा है, क्या दिख रहा है? OA परपेंडिकुलर टू OB दिख रहा है, क्योंकि हमें m निकालना है, हमें लाइन में नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल नहीं काम करना है। क्लियर? OA परपेंडिकुलर टू OB चाहिए, OA परपेंडिकुलर टू OB चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बेटा, तो आप बोलोगे सर, मैं कहूंगा बेटा, तो आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा क्या करना है हमें, तो हमें यहां से करना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या हो जाए? 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। करेक्ट है? चलिए तो ऊपर से x स्क्वायर कोएफिशिएंट ढूंढते थे, यहां से 1 गिरा, यहां से 1 गिरा, यहां से माइनस का m गिरा। शानदार, ओके, देखा? फिर दिखाऊं, यहां से 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, यहां से 1 आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और फिर यहां से m आएगा। बाकी की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, यहां से बोलिए -2, शानदार बात, यहां से बोलिए -m इक्वल्स टू 0। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 + 1 3 -2 1, m इक्वल्स टू हाफ। लीजिए भाई, 2 लाइन में क्वेश्चन करता हूं। तो दिस इज द कंसेप्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर होमोजेनाइजेशन, क्या करना है और कैसे करा गया। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे कह रहा है सर जी, मैं कहूंगा बेटा जी, तो बोलेगा सर जी, तो मैं कहूंगा बेटा जी, तो बोलेगा सर जी, मैं कहूंगा बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे क्या कह रहा है, 35 में कह रहा है फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय चिचिर पिचर। अभी एक पेयर ऑफ लाइंस लिखी हुई है, इसकी इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन उनसे डिमांड कर रहा है कि सर हमें इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन दो। इसको करने का क्या तरीका होता है, आइए उसको देखते हैं। तो इसके करने का तरीका ये होता है बेटा कि आप यहां से ना जो होमोजेनियस वाला पार्ट है उसको घूरो, क्या करो, घूरो घूरो, अरे वाह,
तो जैसे ही आपने थोड़ी देर घूरा आपको दिखे तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। साथ में कौन है? माइनस का 6x है। साथ में कौन है? माइनस का 3y है। साथ में कौन है? माइनस का 4 इक्वल टू 0। डन। तो बस यही से क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि अगर मैं इसको दो फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस c1 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस वाई प्लस c2। क्यों? क्योंकि जब इसका होमोजेनियस वाला पार्ट जो आता है बेटा वो इन्हीं दोनों के होमोजेनियस पार्ट से मल्टीप्लाई करके आएगा। बिल्कुल आएगा। अब क्या बचा हमें? c1 c2 निकालना। कंपेयर द कोफिशिएंट। क्या करूं? कंपेयर कोफिशिएंट। तो कंपेयर कोफिशिएंट। जब हम इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो कैसे प्रोसीड होता है आइए उसको देखते हैं। तो यहां से हमें c1 c2 चाहिए तो हमने x का कोफिशिएंट कंपेयर किया और y का कोफिशिएंट कंपेयर किया। x का कोफिशिएंट लेफ्ट से -6 -3 और कांस्टेंट कंपेयर किया। कांस्टेंट आया -4। x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट तो 2c2 प्लस 2c1 2c2 प्लस 2c1 ठीक है c1 प्लस c2 करेक्ट है एंड c1 c2। तो c1 c2 -4 आ गया c1 प्लस c2 -3 आ गया। देन दिस इंप्लाइज c1 इक्वल्स टू होगा -4 एंड c2 इज इक्वल्स टू होगा 1। किसी एक को -4 किसी एक को 1 ले लो। तो यहां से इन तीनों इक्वेशन दें ये रिजल्ट आपको दे दिया। तो आपसे यहां से लाइन की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? एक आ गई 2x प्लस वाई -4 एक लाइन और दूसरी लाइन क्या आ गई? 2x प्लस वाई प्लस 1। तो ये हमारी दोनों लाइनों की इक्वेशन आ गई। आया समझ में किस तरीके से सॉल्व किया गया? सिंपल सा कंसेप्ट था। होमोजेनियस वाले पार्ट को खोलना है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसको उससे मैनिपुलेट कर देना है। क्वेश्चन जेई का ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान रखना है किस किस चीजों को किस किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में इसने आपसे क्या कहा है? तो अगले क्वेश्चन में इसने आपसे कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस x + y = 3 एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन पेयर कुछ। तो सबसे पहले तो मैं नीचे वाले पेयर को उठा रहा हूं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो आइए एक तरीका कई बच्चों के दिमाग में होगा सर मैं पूछ रहा हूं बेटा, तो आप बोलोगे सर हम डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्यों ना निकाल ले, तो दो लाइन पेयर आ जाएगा, तीनों को सॉल्व कर लेंगे, ट्रायंगल का एरिया बहुत इट्स वेरी लेंथी। अब मैं आपको उससे छोटा मेथड दे रहा हूं। तो बेटा हम इस लाइन को अगर सॉल्व करेंगे तो लिखा y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² ऑब्जर्व योर ओन। तो यहां से लाइन की दो इक्वेशन आ गई। एक आ गई x + 1 और एक आ गई y इज इक्वल टू -x + 1। मैंने दोनों को ड्रॉ कर दिया। तो y इज इक्वल टू x + 1 कुछ ऐसे जा रही होगी। मान लो मैं इसको L1 बोल रहा हूं तो ये लाइन L1 आ गई और y इज इक्वल टू -x - ये जा रही होगी तो ये L2 हो गई, ठीक है। इसको मैंने L2 लिख दिया। अब इसके बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक बाइसेक्टर तो यही हो गया। क्या नाम होगा इसका? नाम होगा x इज इक्वल टू 0 और एक बाइसेक्टर ये हो गया। क्या नाम होगा इसका? y इक्वल टू 1, ठीक है। और सब बोला एक लाइन और है, कौन सी? x + y इक्वल टू 3 1 2 3। तो हमें ये एरिया निकालना था, हो गया खत्म। बहुत सिंपल सा है। पर ये लाइन कौन सी है? x + y = 3 = 3। तो ये पॉइंट आ गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2, करेक्ट है, क्योंकि ये है 0,1 ये है 0,3। x y की वैल्यू 1 रख दोगे x2 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2,1। ये डिस्टेंस 2 ये डिस्टेंस 2। एरिया द ट्रायंगल कितना आ गया? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, अल्टीमेटली आंसर 2 यूनिट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ क्वेश्चन अपन ने कवर किया स्ट्रेट लाइन के अंदर। सारा स्ट्रेट लाइन मैंने कवर करा दिया। होपफुली आपने काफी चीजें रिवाइज करी होंगी। अब आप इसको सबको रिवाइज करने के बाद जे मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को वर्कआउट करिए। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मुझे पर्सनली मैसेज करिए, ग्रुप में डालिए, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो, बट मेहनत खूब जबरदस्त करिए, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।